अब मोदी जी एक बात और भूल गए बोलना कि हाथ से बनाया था उसको, बम को उस साइकिल में फिट किया, हाथ से ही किया गया। एक लाइन बोलना और भूल गए। कांग्रेस का सिंबल। अब जिस अब क्या कहिएगा, क्यों नहीं बोले भाई, वो उसको भी बोल देना था, वो हाथ से बनाया था, हाथ से ही साइकिल साइकिल हैंडल हाथ से पकड़ के चलाते गए थे उसमें। एक एयरपोर्ट जो बना नहीं है, किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट का नक्शा लगा के फोटो लगा के आप चिपका रहे हैं, ये एयरपोर्ट है जेवर का। ये सब जो कहा जाता है कि कभी भी इम्पोर्टेंट समय होता है तो राहुल गांधी छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी जी सांसद ही बने तब से उसके पूरा भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। इंदिरा जी के समय बोले गूंगी गुड़िया, पूरा गूंगी गुड़िया इस प्रकार से पूरे देश भर में वातावरण बनाया। जब मौका मिला तो फिर लौ नेत्री के रूप में आई, आयरन लेडी के रूप में, और पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बांग्लादेश नया देश बना दी। राहुल जी के बारे में भी पप्पू पप्पू पप्पू, तो असल में लोग गलत समझ रहे हैं। ये लोग असल में कहते हैं परम पूज्य, जो आरएसएस वाले जितने गोलवर्कर के सामने लगाते हैं पापू, है ना, इनके परम पूज्य हैं, और देखना वही परम पूज्य बन के निकलेंगे। वो मीडिया सत्ता से सवाल करना छोड़ दी है। पर सत्ता में जो होता उसको पसंद नहीं आता सवाल करना। उस डर के मारे मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो आप भी तो विज्ञापन देते ही होंगे, विज्ञापन तो सारी सरकारें देती मैं हैं। भी देता हूँ, मेरी सरकार भी देती है, लेकिन अब बिना सरकार के सहायता के आप टेलीविज़न नहीं चला सकते। अब हेमंत विश्व शर्मा को भी पूछा जा सकता है कि आपके बाप कौन है, जैसे जिस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं उसी प्रकार से उसे पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या? पूछवाए जाते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इतना झूठ मत बोलिए प्रधानमंत्री जी, देश को, देश की जनता को। जुमला है, जुमला ही जुमला है। 21 दिन में पूरा कोरोना समाप्त कर दूंगा। 50 दिन दीजिए, नहीं तो किसी चौराहे में खड़ा करके जो सजा देना चाहें दीजिए। आज तक नहीं बता पाए कितना धन वापस आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी साक्षी है। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी, और इस वक्त मेरे साथ भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्हें पिछले 5-6 महीने से पूरी जिम्मेदारी दी हुई है। उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। और छत्तीसगढ़ में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस समय आपने देखा था राजस्थान में भी सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी, और ये माना जा रहा था कि भूपेश बघेल ने अपने दम पर छत्तीसगढ़ में वो सरकार बीजेपी के विरोध में इस तरह से काम किया कि सरकार बना गए। लेकिन जब इनको वरिष्ठ पर्यवेक्षक असम का भी बनाया गया था, उस तरह की बात वहाँ पर नहीं देखने को मिली। आप कामयाब वहाँ नहीं हो पाए जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना पाए। अब उसके बाद आप डायरेक्ट अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं। असम से आप क्या सीख कर आए हैं और यहाँ पर अब क्या फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आसाम की स्थिति ये थी कि हम लोग को 30-35 दिन का समय मिला था, और दूसरी बात यह है कि तरुण गोगोई साहब जो हमारे बहुत अ, बड़े कद के नेता थे, उसी समय उसकी डेथ हुई थी। तो एक शून्यता की स्थिति थी, और काफ़ी लोगों में निराशा भी थी। ऐसे समय में काम करना एक चुनौती तो था ही। तो एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गए थे हम लोग। यहाँ और वहाँ की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ 5 साल पहले ही सत्ता से बाहर हो गए थे। वो लगातार सत्ता में थे, 15 साल तक के गोगोई साहब मुख्यमंत्री थे। यहाँ तो 32 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, और संगठन भी बिल्कुल नगण्य रहा। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस के विचारधारा के लोग हर गांव में, हर जगह आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम वगैरह चला, तो इससे एक फौज तो खड़ा हुआ है इस भी। और लेकिन एक कोरोना लगा के कारण से जो समय मिलना था, जो समय दे पाना था यहाँ, वो हम लोग उतना समय नहीं दे पाए, क्योंकि बीच बीच में जब लॉकडाउन हो गया, दौरा नहीं कर सकते, तो उसका नुकसान ज़रूर हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, और अभी जहाँ जाते हैं कार्यकर्ता मिलते हैं। तो आप, जैसे आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया, आप
सही कह रहे हैं कि 1991 से लेकर अब तक 315 ऐसी सीटें हैं जिस पर दोबारा से किसी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वोट नहीं किया। आप खुद मान रहे हैं और प्रियंका गांधी भी मानती रहती हैं कि संगठन तो था ही नहीं, उसको खड़ा करने की ज़रूरत है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पेस है जिसकी, जो पिछली किसी भी सरकार ने उसको एड्रेस नहीं किया और उस पर आपका फोकस रहेगा? हाँ, सबसे ज़्यादा अभी तक की यूपी में जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ जाति धर्म के आधार पे बिरादरी को ही वोट करने की जो परंपरा हम देखते हैं, खासकर यहाँ यूपी बिहार, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। जो व्यक्तिगत आम जनता की जो समस्या हैं उस उधर फोकस नेताओं का नहीं होता, राजनीतिक दलों का नहीं होता, जो कि प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। विकास दो प्रकार से एक विकास है जिसे हम निर्माण करते हैं, जिसमें सड़क है, बिजली है, नहर है या स्कूल है, हॉस्पिटल बिल्डिंग वगैरह, ये सब निर्माण कार्य। दूसरा ये है कि व्यक्ति का, जिसमें इकाई में व्यक्ति हो और उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरतें क्या है। उसकी ज़रूरतें जैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, बिल्डिंग तो है लेकिन टीचर अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ इलाज मिलना चाहिए, उसको दवाइयाँ मिले, नर्स हो, स्टाफ हो, डॉक्टर हो, वहाँ सारी सुविधाएं मिले। तीसरी बात यह है कि रोजगार मिले लोगों को, या जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी आय में वृद्धि हो जाए। जैसे कोई दुकान लगाया है या कोई खेती कर रहा है तो उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो ताकि उसके परिवार संचालन में उसको दिक्कतें ना आए। ये आप बात अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये तो उस शख्स को भी सोचना पड़ेगा ना। जैसे आप सोच रहे हैं किसी के बारे में कि तुम्हारी आय बढ़ाएं, पर वो नहीं बढ़ाना चाह रहा, वो सीधे पाकिस्तान पे जा रहा है, वो हिजाब में जा रहा है, वो 80-20 में फंस जा रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जब उसको ज़रूरत है ज़्यादा तो उसको भी तो इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। जो चीज़ें बार बार आप उसके दिमाग में फिट करेंगे, आदमी उसी प्रकार सोचता है। टेलीविज़न में जो देखे, समाचार पत्रों में पढ़े, जो जो यदि चौक चौराहे में खड़ा होकर जो चर्चाएं हो तो आदमी उसी प्रकार की सोचना शुरू कर देता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, यदि आप राजनीतिक दल आप संचालित कर रहे हैं और प्रदेश को, देश को एक दिशा देना चाहते हैं, तो उस प्रकार के आपको वातावरण बनाने होंगे। और लगातार एक तरफ आय कम हो रही है, दूसरा तरफ महंगाई बढ़ते जा रहा है। आप डीजल के यदि रेट बढ़ाते हैं तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है वहाँ एग्रीकल्चर भी, मतलब उसमें खेती की लागत भी वृद्धि हो रही है, तो उसका नुकसान घरेलू उपभोक्ताओं को भी पड़ रहा है, किसानों को भी पड़ रहा है, मजदूरों को भी पड़ रहा है। तो आय दुगुनी नहीं हुई, आय आधी हो गई। कल आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने क्या बात बोली। उन्होंने साइकिल को गुजरात के जो ब्लास्ट थे उसके साथ मैच करके ये कह दिया कि साइकिल वाले जो हैं उस पर वो बम लगा के जाते थे, सब्जी वालों के बगल में जाके रख देते हैं, और इसीलिए हमें समझ में आया कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है वो ये क्यों है। जब ये बात हो और इसमें अगर लोग बहक जाएं तो ये जितनी आप सारी बातें बता रहे हैं उसका फिर क्या अर्थ रह जाता है? ये क्यों ऐसा है कि ये सब बातें जो हैं लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं और जितने सारे कैलकुलेशन आप बता रहे हैं उसको पहुंचने में बहुत समय लगता है? तो यही तो जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की। आप क्या देना चाह रहे हैं आम जनता को? आप आम जनता के दिलों में नफरत भरना चाहते हैं या आप देश में नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो वो नफरत उनका अगर फ़ायदा कर रही है तो वो वही भरेंगे। तो फिर ये अंग्रेजों का रास्ता हुआ जो 200 साल तक राज किए और केवल इस सिद्धांत पर चले, फूट डालो राज करो। चाहे राजाओं के बीच में लड़ाई कराए, रियासतों के बीच में लड़ाई करे, या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करे, तो फूट डालो राज करो की नीति चल रही। तो वही नीति चलाएं तो फिर 200 साल में अंग्रेजों ने जो लूटा और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो दुष्प्रभाव पड़ा, तो क्या आप उसी दिशा में इस देश को धकेल रहे हैं? आपकी यही जिम्मेदारी है। और फिर लोगों ने कहा कि नहीं, साइकिल नहीं थी, कार थी, अब उसका खंडन उंडन करते रहिए। अब मोदी जी एक बात और भूल गए बोलना कि हाथ से बनाया था उसको,
बम को, उस साइकिल में फिट किया, हाथ से ही किया गया। एक लाइन बोलना और भूल गया। कांग्रेस का सिंबल। अब क्या कहिएगा, क्यों नहीं बोले भाई, वो उसको भी बोल देना था। वो हाथ से बनाए थे, हाथ से ही साइकिल साइकिल हैंडल हाथ से पकड़ के चलाते गए थे। उसमें लोगों को रोजगार कितना मिला, कितने आपने निर्माण कार्य किए, आपने एमएसपी में कितने वृद्धि की और कितना मिला लोगों के, तो ये आपको बताना चाहिए। कितने रोजगार पैदा किए, ये बता नहीं रहे। एक एयरपोर्ट जो बना नहीं है, किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट का नक्शा लगा के, फोटो लगा के आप चिपका रहे हैं, ये एयरपोर्ट है जेवर का। मैं गया था जेवर, तो अभी तो वहाँ किसान है, वो धरने में बैठे हैं तालपत्री लगा के उस जगह पे, क्योंकि मुआवजा मिला नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो एयरपोर्ट जो बना नहीं है उसका नक्शा आप पूरा दिखा रहे हैं। ऐसा बनेगा तो ठीक है, वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी बना क्या? ये मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी, उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आप कितना बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, मीडिया के बारे में यही कहा जाता रहा है आज तक के कि प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ है, लेकिन आज तो वो पहले वाले स्तंभ भी मर्ज हो गए हैं, वो अलग दिखता नहीं है। मीडिया सत्ता से सवाल करना छोड़ दी है। पर सत्ता में जो होता उसको पसंद नहीं आता सवाल करना, ये बात तो फैक्ट है। तो आप पसंद आता है, बताइए। मतलब उस डर के मारे मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया, क्योंकि विज्ञापन नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया चलाना अब कठिन हो गया है। तो आप भी तो विज्ञापन देते ही होंगे, विज्ञापन तो सारी सरकारें देती हैं। मैं भी देता हूँ, मेरी सरकार भी देती है, लेकिन अब बिना सरकार के सहायता के आप टेलीविज़न नहीं चला सकते। पर विज्ञापन तो पहले भी होते थे भूपेश जी, पहले भी विज्ञापन होते थे। मतलब कभी जो भी इलेक्शन वाली स्टेट होती थी वो हमेशा हमेशा से विज्ञापन देती आ रही है, अखबारों को देती आ रही है, चैनल्स को देती आ रही है। तो विज्ञापन ही क्यों, इसका रीज़न आपको? एक बात अंबेडकर जी ने अच्छी कही थी, जब संविधान निर्माण हुआ, उसके बाद जब राष्ट्र समर्पित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था संविधान कितना अच्छा बना लो, नियम कितना अच्छा बना लो, लेकिन उसको संचालित करने वाले व्यक्ति भी उतना अच्छा होना चाहिए। यदि ना हो तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज हम वही देख रहे हैं कि आज कोई भी, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में चल दें, किसी भी स्वतंत्र संस्था जो बनी हुई है उसमें बैठे हुए जो लोग हैं उसको ऐसा टाइट किया जा रहा है पीछे से, तो वो सच बातें वो सामने नहीं रख पा रहे हैं, और उसके सवाल नहीं पूछने से नुकसान पूरे देश को हो रहा है। तो ये प्रजातंत्र के लिए उचित तो नहीं है। और जो सोशल मीडिया के बारे में बोल रहे हैं, तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, तो वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदार है, उसकी किसी के प्रति जिम्मेदारी ही नहीं है। उसके बहुत प्रोफेसर घूम रहे हैं मार्केट में, बहुत हैं, और हाँ, मतलब जो चीज़ें नहीं होती उसको बता दिया जाता है और पूरे समाज में उसका रिमर फैल जाता है। और जो पहले तो ये है, हम लोगों के जो उम्र के लोग हैं वो तो समाचार, चाय और समाचार के साथ ही सुबह होती है। फिर जो युग आया टेलीविज़न का, तो वो टेलीविज़न देखते हैं कि भाई उसमें एपिसोड भी चल रहा है, लेकिन समाचार के समय वो समाचार लगा के देख भी लेते थे। अब तीसरा जो वर्ग आया है, जब से ये स्मार्टफोन आया है, तो वो सब कुछ उसके हाथ में है, और उसमें जो आएगा उसी को सच मानता है। तो इसका फिर विपक्ष होने के नाते, और आपकी खैर सरकार भी है छत्तीसगढ़ में और वैसे केंद्र में आप विपक्ष हैं, तो आप लोगों की भी आगे की भी तो जिम्मेदारी है ना, कि अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको लग रहा है कि इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो कि गलत गलत इन्फॉर्मेशन लेकर फैला रहे हैं, नफरत भी परोस रहे हैं, तो उसका काउंटर कैसे करेंगे आप लोग? और विपक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं है इसमें? साक्षी जी, अभी आपने कहा कि गलत बात है जल्दी प्रचारित हो जाती है, और सच बात को प्रचारित करने में समय लगता है, और सही सही चीज़ आप बताओगे तो वो फैलता नहीं है। नकारात्मक चीज़ें हैं वो जल्दी फैल जाती है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खासियत ये है, किसी की छवि बिगाड़ना है, कोई गलत बात कहना है, तो तत्काल वो
पूरा स्प्रेड हो जाएगा जहाँ तक रीच है, और उसका कोई खंडन यदि आया तो ठीक है, और नहीं आया तो खंडन पड़ता कौन है, वो तो फिर पहुँच ही जाता है। तो इसका नुकसान जो नकारात्मक राजनीति है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो पहुंच रहा है, वो समाज के लिए उचित तो नहीं है। भूपेश जी, आप जो हैं आप लोग सिंगल डिजिट में या उत्तर प्रदेश में आ गए थे। अब आप बताइए कि इस वक्त आपका आकलन क्या है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि क्या आप नंबर 3 के लिए लड़ रहे हैं या सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि उसकी सरकार बने, ताकि अपने जो एजेंडा है, अपने विचार हैं, अपने कार्यक्रमों से लागू कर सके। क्योंकि इतना मेहनत किए हैं अभी, युवा विधान, भर्ती विधान और महिला विधान, ये सब मेहनत करके बनाए हैं और लोगों से बातचीत करके यहाँ तक पहुँचे थे। इसलिए तो नहीं है कि हम सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में पहुँचे और केवल हम विपक्ष में रहें। इसलिए करते हैं कि हम सत्ता में आए, इसलिए सारे प्रोग्राम दिए जाते हैं। लेकिन अब जनता का आशीर्वाद क्या है, कितना मिलता है, वो तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। 10 तारीख को पता चलेगा कि हमको कितना आशीर्वाद जनता का मिला। लेकिन फिर भी एक रास्ता है जिसमें हम चल रहे हैं। हम कठिन है डगर, लेकिन रहे अलग बात है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मालूम था क्या? उनको जब वो जेल गए, वर्षों जेल में रहे, तो उनको मालूम था कि उसके जीते जी देश आज़ाद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना आज़ादी की सूरत देखे वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उन्होंने लड़ाई छोड़ी क्या? तो वो जो रास्ता है हम नहीं छोड़ सकते। हमारा जो रास्ता है, गांधी का जो रास्ता है, ग्राम स्वराज्य का रास्ता है, स्वावलंबन की बात है, समरसता भाईचारा की बात है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। राजनीति बदल रहे हैं आप, लेकिन क्या, या फिर कांग्रेस अपने वही जो वो ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस अपने उसी ढर्रे पे काम करती रहेगी, या फिर आप आज के हिसाब से युवाओं को आप भर्ती कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप बदल रहे हैं? बदलाव क्या है? क्योंकि आपके साथ के कितने लोग आप लोगों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें युवा भी थे। अभी कुछ दिन पहले बताइए अश्विनी कुमार ने भी छोड़ दिया। तो मतलब क्यों आपको लोग फिर छोड़ रहे हैं? या तो उनको आपका नया ढर्रा भी पसंद नहीं आ रहा है और युवा को भी पसंद नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज इट? देखिए, ये पार्टी ज्वाइन करना छोड़ना एक प्रक्रिया है, वो चलते रहता है। ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो मतलब G23 के भी खिलाफ बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे उनको, तो वो तो उन लोगों में से थे। देखिए, ऐसे कौन सी पार्टी है जिसको छोड़ के नहीं गए हैं और जिसमें नया ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? तो ये तो अब किसी व्यक्ति को लगा कि नहीं मेरी उपेक्षा हो रही है, या मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, या मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, या फिर आइडियोलॉजी को भूल जाता है। व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है वो ज़्यादा जोर मार देता है, तो वो आदमी फिर वैसे चला जाता है। महत्वाकांक्षा हाँ। नहीं, दूसरी बात ये भी है, कई बार लालच में चला जाता है, कई बार दबाव में चला जाता है। हम लोग जो भी छोड़ता है उसके लिए पार्टी यही क्यों शब्दों का इस्तेमाल करती है, और सारी के सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ ही है। शुभकामनाएं इन लोगों के लिए, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम वो बात नहीं करते, लेकिन जो देखने में आया अभी बहुत सारे, चाहे पश्चिम बंगाल में देखें, आसाम में देखें, अन्य राज्यों में देखें, पहले वो CBI के शिकंजे में रहते हैं, उनको नोटिस चले जाता है, उनको नोटिस भेजा जाता है। और आप लोगों की सरकार के टाइम पे CBI को आप लोगों का तोता कहा जाता था। अब बीजेपी आ गई तो फिर बीजेपी का तोता कहा जा रहा है। मतलब CBI के लिए तो हर सरकार में यही कहा जाता है। नहीं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, वो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी ये था क्या? और यही आरोप आप पर तब लगते थे, जो आरोप आप लगा रहे हैं अभी, वही आरोप आप लोगों की सरकार में आप लोगों पे लगते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो केंद्र में मंत्री थे या शासन कर रहे थे। मैं तो उस समय तब भी, आज भी मैं प्रदेश में हूँ, जो CBI मेरे पहुँच के बहुत दूर है, न मेरे नियंत्रण में, न मैंने देखा कभी। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो उसमें सीधा मैंने कोई मेरी भागीदारी थी नहीं। दूसरी बात ये है कि आज वो व्यक्ति जब CBI के छापे पड़ते हैं, CBI के नोटिस जाते हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो सब कुछ साफ हो जाता है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा, आसाम में भी देखा, अभी हेमंता विश्व शर्मा है, उसको नोटिस मिली और तब वो रोज़
मीडिया में आता था कि अब हेमंत शर्मा से ये पूछा गया, वो पूछा गया, लेकिन जिस दिन से भाजपा में शामिल हुआ उन्हें पूछना भूल गया, वो मुख्यमंत्री भी बन गया। अभी हिमंत बिस्व शर्मा का आपने जिक्र किया, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका प्रियंका गांधी ने भी फिर काउंटर करते हुए बोला कि मेरी माँ को नहीं बीच में घसीटना चाहिए था। तो हिमंत बिस्व शर्मा जब ऐसी बात बोलते हैं, आपको लगता है कि वहाँ से बुलवाया जा रहा है, या उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही बस अचानक से कुछ बोल दिया होगा, या ये सब कुछ बुलवाया जा रहा है? अब हेमंत बिस्व शर्मा को भी पूछा जा सकता है कि आपके बाप कौन है, जैसे जिस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं उसी प्रकार से उसे पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्या, पूछवाए जाते हैं? कि भाजपा में ऐसे नेता नहीं है जिसमें इतनी नैतिकता हो, चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, क्यों उसको डांट नहीं पड़ी? और डांट नहीं पड़ी तो इसका मतलब उसे पूछवाया गया है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का उस वक्त क्या रोल होना चाहिए था? बिल्कुल ऐसे शब्दावली का जब प्रयोग करे कोई मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद में बैठा है तो निश्चित रूप से उसे तो फटकार मिलनी चाहिए थी, माफी आनी चाहिए थी। बिल्कुल आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे बुलवा रहे हैं, ऐसा आपकी मौन सहमति है। नहीं तो कितनी चीज़ों पे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, कितनी चीज़ों पर नहीं बोला उन्होंने, तो आपको ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन है कि उस मामले पे बोल दे? प्रधानमंत्री से नहीं, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी का अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उसके महामंत्री भी हो सकते हैं, सीनियर लीडर भी हो सकते हैं। किसी मंत्री उनके पार्टी की तरफ से, चाहे वो जो मार्गदर्शी मंडल में रख दिए हैं उनके तरफ से कोई बयान आता तो एक रहता कि भाई ठीक है राजनीति में है लेकिन सुचिता रहना चाहिए। लेकिन एक बात समझ आता है कि मतलब हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो अपने कार्यों के माध्यम से वो पहचान बननी चाहिए। ये इस प्रकार से उलझुल बयान दे के अपनी मतलब लोगों के बीच में जाए, मैं नहीं समझता कोई उचित माध्यम है ये। हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री एकदम ठीक मनमोहन सिंह जी के बाद देखा है। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, जिनके लिए कहा जाता था कि वो मौन रहते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, और नरेंद्र मोदी उनका बिल्कुल एकदम ऑपोजिट रूप है, जो ज़्यादा बोलते हैं और एकदम अपनी वाक्पटुता के लिए माहिर हैं, जाने जाते हैं। आपके हिसाब से आज अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह होते, मान लीजिए इस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, तो देश में ऐसी कौन सी 3 या 4 चीज़ें जो आप होती भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि शायद वो नहीं होती या वो बेहतर होती, और उसको किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह करते? देखिए, एक तो पहली बात तो है कि मनमोहन सिंह होते तो नोटबंदी तो नहीं करते। नोटबंदी करते तो कितना काला धन आया है तो जरूर बता देते, जो आज तक नहीं बता पाए। जीएसटी में जो अफरा तफरी मची है, देश के अर्थव्यवस्था पे जो चोट पहुंची है, वो कम से कम नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री, उसके कार्यकाल में ही किसानों को धान में, गेहूं में, अन्य चीज़ों में बोनस भी मिला और रेट भी मिला था। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ना, वो चलाने की आवश्यकता नहीं होती। और वो एमएसपी में खरीदते भी और उसको बोनस भी देते हो, उसके कार्यकाल में ही बोनस मिला था। अब तो ये है कि केंद्र सरकार तो बोनस देती नहीं, राज्य सरकारें देती, उसको रोक लगाते हैं। हमको कहा गया कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी अधिक देंगे तो आपके चावल एफसीआई में जमा नहीं होंगे। हमको रोका गया, हम 2500 रुपये में खरीद रहे थे। फिर हमने फिर दूसरा रास्ता तैयार किया, समर्थन मूल्य में खरीदे और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, उसके माध्यम से वो राशि गई। पिछले से में भी आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुए, बाबा रामदेव को तो ले नहीं चले थे मंत्रिमंडल के लोग। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो ये हुआ कि मंत्री के, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने तो किसानों की छाती पे थार चढ़ा दी। तो ये तो नहीं होता। आपने अन्ना हजारे का जिक्र किया, आप लोग अन्ना हजारे के पास क्यों नहीं जाते कि देखिए अन्ना जी अभी देश में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप जो हैं एक अनशन करें पिछली बार की तरह? देखिए, वो तो सब प्रायोजित था। अन्ना हजारे एक चेहरा था और उसके पीछे आरएसएस ने पूरा जितने आंदोलन है उसको मूव किया। सारे लोगों की ड्यूटी लगती थी, वो लोग आते थे उस कार्यक्रम करने के लिए। अब वो उनका हो गया काम सफल। अब अन्ना हजारे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। सरकार आपकी थी, यही सारी जानकारियां तो है जो आप तब सबके सामने ला ही सकते थे। हाँ, वो नहीं हो पाया। तो क्या कमियां थी?
कांग्रेस, पिछली कांग्रेस में क्या कमियां थी? देखिए सरकार वाली कांग्रेस। देखिए एक चीज़ बताइए, अब आप कभी ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि अटल जी की सरकार चलेगी उसमें क्या कमियां थी जिसके कारण से आपकी सरकार चली गई? ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा जाता है? ये 2 टर्म उनका था, अटल जी को मौका मिला, जनता ने 2 टर्म कांग्रेस को दिया, यूपीए को दिया, 2 टर्म हमारा हो गया, अब 2 टर्म फिर एनडीए या बीजेपी कहिएगा। अब वैसे भी अब ढलान पे आ ही गए हैं। अब जब जितना वजनी सामान रहता है और ऊंचाई से जब लुढ़कना शुरू करता है तो बहुत तेज़ी से लुढ़कता है। तो अभी अब जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो भी लुढ़क रही है, उसके जो लोकप्रियता में आ रहे हैं आप, बिल्कुल आएंगे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व में ही। आपने राहुल गांधी के नेतृत्व में जब आपने छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा था तब वो अध्यक्ष थे। अब आप प्रियंका गांधी के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है? देखिए हर व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों आ, अपने विचारों पे दृढ़ हैं और दोनों में संघर्ष करने की ज़बरदस्त मादा है, खूब मेहनत करते हैं। ये सब जो कहा जाता है कि कभी भी इम्पोर्टेंट समय होता है तो राहुल गांधी छुट्टी पे चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये सब तो आप लोगों पे आरोप लगाए जाते अब ऐसा है कि अब वो तो जब राहुल गांधी जी सांसद ही बने तब से उसके पूरा भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। जैसे आप देखें इंदिरा जी के समय बोले गूंगी गुड़िया, पूरा गूंगी गुड़िया इस प्रकार से पूरे देश भर में वातावरण बनाया। जब मौका मिला तो फिर लौ नेत्री के रूप में आई, आयरन लेडी के रूप में, और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके बांग्लादेश नया देश बना दी। तो इंदिरा जी वो थी। राहुल जी के बारे में भी पप्पू पप्पू पप्पू, तो असल में लोग गलत समझ रहे हैं। ये लोग असल में कहते हैं परम पूज्य, जो आरएसएस वाले जितने गोलवर्कर के सामने लगाते हैं पापू, है ना, इनके परम पूज्य हैं, और देखना वही परम पूज्य बन के निकलेंगे वो। पप्पू का काउंटर क्या है फिर आपके पास? ये तो समय के साथ साथ आप लोग क्यों नहीं लोगों को बता पा रहे? आज देखिए कि राहुल जी की उस बात को जब कोरोना जब पूरी दुनिया में फैल रहा था उस समय उन्होंने कहा ये नमस्ते ट्रम्प बंद करिए, कोरोना के बारे में विचार करिए, तो वो माने नहीं और कोरोना पूरे देश में फैला, थाली थाली बजा रहे थे आप। जीएसटी के समय कहा उन्होंने, नोटबंदी के समय कहा, जीएसटी के समय कहा, ये गलत हो रहा है। अभी ये 3 कानून बनाए किसान कृषि पे, तभी उन्होंने कहा ये गलत है, इसको वापस लेना पड़ेगा, लिख के ले लीजिए। बात सही साबित हुई। तो आज लोग गंभीरता से सुन रहे हैं कि भले कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे छवि बिगाड़ने के लिए काम करें, लेकिन राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सही साबित हो रहे हैं। लगातार चीन हमारी ज़मीन के हड़पने की कोशिश कर रही है हर जगह। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार से घटनाएं हुई, राहुल जी ने तत्काल देश को भी बताया, केंद्र में बैठी सरकार से भी कहा कि भाई चाहे वो इस सीमा और अरुणाचल प्रदेश की तरफ हो, चाहे आपके लद्दाख की तरफ हो, उस सीमा में लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। राहुल जी ने कहा, और बात सही है, और अभी तक प्रधानमंत्री को जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अभी तो लगातार अब आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। योगी इसमें बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, बन नहीं रही है। योगी जी पहले अपनी बात देखें कि आखिर उसको अयोध्या लड़ते लड़ते वो गोरखपुर कैसे पहुंच गए, और वो ये भी जानते हैं कि उनको मठ में बिठाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री शाह जी कर रहे हैं। उस षड्यंत्र को बेहतर जान रहे हैं, तो वो उस छटपटाहट उसकी वहाँ दी है। और जहाँ तक कि प्रियंका जी और राहुल जी की बात है, तो अभी कि पिछले दिनों राहुल जी आए भी थे, अमेठी गए थे, अभी 2-3 दिन बाद फिर आने ही वाले हैं। इसके आज वो मणिपुर गए हुए हैं। इसके लगातार पहले उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में सक्रिय थे, अब यहाँ आएंगे। 5 राज्यों में से कहाँ कहाँ आपकी सरकार आपको बनती दिख रही है? निश्चित रूप से हम उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी छीनेंगे, गोवा छीनेंगे से। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में तो थी नहीं, है ही नहीं, उसकी अस्तित्व ही नहीं है।
हम उसको फिर से वापस सत्ता में आएंगे, तो ये 3 राज्य तो उनसे 2 राज्य तो छीन ही लेंगे, मणिपुर भी छीनेंगे। लखीमपुर घटना घटित हुई और वो दिल्ली से जब निकले तो उस समय एयरपोर्ट से मुझसे बात की कि मैं लखीमपुर खुरी जा रही हूँ, बोले मैं रात में निकल जाऊँगी, कल आप लोग भी आइएगा। ये उन्हीं का डिसीजन था कि रात में निकल जाना है? वो जैसी घटना सुनी वो तुरंत तो दिल्ली से यहाँ आई और यहाँ एयरपोर्ट से निकल के उसको पुलिस छकाती रही और पुलिस पकड़ने की कोशिश, रोकने की कोशिश की, वो पुलिस को छकाते हुए सीतापुर तक पहुँच जाती है रात में अपने 4 साथियों के साथ। तो ये उनका कमिटमेंट है कि मुझे वहाँ पहुँचना ही है, उन पीड़ित परिवारों के बीच मुझे खड़ा होना है, उसके दुख में खड़ा होना है। तो ये उसकी संवेदनशीलता और उसकी दृढ़ता, दोनों चीज़ कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और वहाँ रोका गया, अकेले रोके उसको, 4 दिन तक रुके रहे, लेकिन वो वापस नहीं आई, वो लखीमपुर ही गई। तो ये तो उसको दिखता है। अब लास्ट में मैं बस आपसे समझना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो लगातार कांग्रेस को हरा रहे हैं, 2 बार हरा चुके हैं अभी तक, उनसे कुछ सीखते हैं आप? उससे ये है कि मैं इतना कहना चाहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इतना झूठ मत बोलिए प्रधानमंत्री जी, देश को, देश की जनता को, और वो कम से कम हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। तो झूठ बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री आपकी नज़र में? जुमला जुमला है, जुमला जुमला है, सबसे बड़ा जुमला क्या है आपकी नज़र में? सब जुमला है। अब किसानों को बोल दे तो आपके आय दुगनी होगी, नौजवानों का 2 करोड़ लोग रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। तो जुमला नहीं तो क्या है? मुझे एक मौका दो, मैं महाभारत में तो 18 दिन में युद्ध हुआ था, 21 दिन में पूरा कोरोना समाप्त कर दूंगा। तो कितनी बातें बोले। नोटबंदी के समय उन्होंने कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, नहीं तो किसी चौराहे में खड़ा करके जो सजा देना चाहें दीजिए, पूरा काला धन वापस आएगा। आज तक नहीं बता पाए कितना धन वापस आया। तो इतना झूठ। ठीक है भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।